दिल्ली से आ रही खबर के साथ, जहां चुनाव आयोग की एक नई गाइडलाइन जारी कर दी गई है। कोरोना के चलते चुनाव करने के लिए यह गाइडलाइन जारी की गई है। इस गाइडलाइन में स्पष्ट तौर पर है कि ऑनलाइन इस बार नामांकन जमा होंगे। चुनावी गतिविधियों को लेकर भी कुछ बातें कही गई हैं, जिसमें फेस मास्क लगाना अनिवार्य होगा, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन सभी को करना होगा। उम्मीदवार समेत 5 लोग डोर टू डोर प्रचार कर सकेंगे। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में आगामी दिनों में 27 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं और इसको लेकर अब हलचल तेज हो गई है। गाइडलाइन जारी कर दी गई है। ऑनलाइन नामांकन जमा होंगे। चुनावी गतिविधियों के दौरान सभी को फेस मास्क लगाना जरूरी होगा। प्रचार से संबंधित भी कुछ नियम बना दिए गए हैं। उम्मीदवार अपने साथ 4 लोगों को लेकर डोर टू डोर प्रचार कर सकेगा। और चैनल 8 शरद द्विवेदी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शरद जी, कदम दर कदम ही सही, लेकिन अब चुनाव की आहट तेज होती जा रही है। और जो संकेत हैं सोहेल, वो 20 सितंबर को बिहार चुनाव के लिए अधिसूचना जारी हो जाएगी और समझा जाता है कि मध्य प्रदेश की 27 सीटों के लिए होने वाले उपचुनाव के लिए भी अधिसूचना 20 सितंबर 2020 को, यानी आज से ठीक लगभग 1 महीने का समय बचा है अब, जब मध्य प्रदेश में भी आदर्श आचरण संहिता जो चुनाव के लिए प्रभावी होती है वो लागू हो जाएगी। और मध्य प्रदेश के भी ये चुनाव और बिहार के भी उपचुनाव और देश के लोकतांत्रिक इतिहास में ये पहला मौका होगा जब हम देखेंगे कि उम्मीदवार अपनी सिक्योरिटी जो राशि, धरोहर राशि जो चुनाव लड़ने के लिए उन्हें जमा करानी होती है वो ऑनलाइन जमा करेंगे और अपने नामांकन पत्र भी वो ऑनलाइन जमा करेंगे। और ये निर्णय निर्वाचन आयोग ने गाइडलाइन में इसलिए लिया है क्योंकि हमने देखा है कि बड़ी भारी भीड़ जमा होती है जब प्रत्याशी नामांकन पत्र दाखिल करते हैं और आमतौर पर एक रैली की शक्ल में कलेक्ट्रेट तक पहुंचकर जिला कलेक्टर के सामने, जिलाधीश के सामने, डीएम के सामने नामांकन पत्र दाखिल किया जाता है। डोर टू डोर कैंपेनिंग के लिए भी सिर्फ 5 लोगों को अलाउ किया है निर्वाचन आयोग ने, और रैलियों और सभाओं के लिए और चुनावी कार्यक्रमों के लिए निर्वाचन आयोग ने कहा है कि केंद्र सरकार की, खासतौर से केंद्रीय गृह मंत्रालय की जो गाइडलाइंस हैं उनको फॉलो करना होगा। चुनाव में सैनिटाइजर का इस्तेमाल होगा, ग्लव्स का इस्तेमाल होगा, पीपीई किट का इस्तेमाल होगा। तो कुल मिलाकर एक अलग ही मंजर होगा देश की आजादी के बाद, जब हम कोरोना काल में देश के दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के एक चुनाव को हम देखेंगे। और ये भी एक दिलचस्प संयोग है कि बिहार के साथ मध्य प्रदेश भी लगभग आम चुनाव की टक्कर के ही एक उपचुनाव को देखने जा रहा है। और मालवा और ग्वालियर चंबल संभाग तक फैला ये उपचुनाव काफी महत्वपूर्ण है सत्ताधारी दल बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए। तो हम एक अलग नजारा देखेंगे इस बार, एक अलग मंजर हम देखेंगे कि कोरोना काल के बीच में चुनाव होगा। साउथ कोरिया में चुनाव हो चुका है अभी रिसेंटली, और भी उसके बाद भी कुछ देशों में हुआ है। न्यूजीलैंड ने जरूर 1 महीने के लिए अपने यहाँ चुनाव को टाल दिया है, लेकिन इन परिस्थितियों को देखते हुए कि इसका लंबे समय तक प्रभाव रहेगा कोरोना का, तो अब चुनाव को टालने की कोई बात निर्वाचन आयोग के मन में नहीं है। और 20 सितंबर वो तारीख है, समझा जा रहा है कि जब न सिर्फ मध्य प्रदेश बल्कि बिहार के साथ ही मध्य प्रदेश की इन 27 सीटों के लिए भी हम आचरण संहिता जो है चुनाव की वो हम लागू होते हुए देख सकते हैं। ठीक, और आज़ाद भारत में इस तरह का चुनाव शायद पहली बार होने जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया शरद जी तमाम बातचीत के लिए। बेहद सख्त नियम, कड़े नियम या फिर कुछ विशेष नियम इस चुनाव के लिए बनाए जाएंगे। एक तो ये कि अब रैली की शक्ल में और ढोल धमाकों के साथ कोई भी उम्मीदवार अपना नामांकन दाखिल करने नहीं पहुंचेगा। ऑनलाइन जमा करिए, जमानत राशि ऑनलाइन जमा करिए। उम्मीदवार के साथ कुल 4 लोग यानी कुल जमा 5 लोग ही चुनाव प्रचार करने डोर टू डोर जा सकेंगे। फेस मास्क जरूरी होगा। इसके अलावा भी कई ऐसे छोटे बड़े नियम बनाए जाएंगे जो जल्द ही लागू होंगे, जल्दी जिनकी घोषणा कर दी जाएगी। और 20 सितंबर वो तारीख फिलहाल कयास में लगाई जा रही है जिस दिन निर्वाचन आयोग पूरे देश में जहां जहां चुनाव होना है और जहां जहां उपचुनाव होना है उन तारीखों का ऐलान कर सकता है।
और चलिए रुक करेंगे सर, विजय मांडगे जी हमारे साथ, हमारे वरिष्ठ सहयोगी इस वक्त सीधे जुड़ रहे हैं। विजय जी, शायद आज़ाद भारत के इतिहास में पहली बार इस तरह चुनाव होने जा रहे हैं जिसमें गाइडलाइंस या फिर ये कहे जाएं कि नियम बिल्कुल पुराने चुनाव से भिन्न हैं, लेकिन इनका पालन कराना भी एक बड़ी चुनौती होगा। बिल्कुल सोहेल और शरद जी ने बहुत मोटे मोटे तौर पर बता दिया है कि प्रत्याशियों को किस तरह से ये जो गाइडलाइन है चुनाव आयोग की उसका पालन करना होगा। नामांकन जमा करना ऑनलाइन ज़रूरी होगा, जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है, जो जमानत राशि जमा की जाती है चुनाव के लिए वो ऑनलाइन होगी। प्रचार करने का तरीका भी कैसा होगा वो भी शरद जी ने जिक्र किया। लेकिन जो इलेक्शन में कर्मचारी जुटेंगे, जो पूरा एक बड़ा अमला जुटेगा, उनके लिए भी बहुत कुछ है इस गाइडलाइन में, और इलेक्शन कमीशन के लिए वो सबसे ज़्यादा चिंता की बात है। क्योंकि जब इलेक्शन होगा, पोलिंग बूथ बनेंगे और उसके बाद फिर काउंटिंग होगी, वहाँ क्या व्यवस्थाएं होंगी ये भी बहुत महत्वपूर्ण है और उसके भी गाइडलाइन जारी की है। मेरे हाथ में गाइडलाइन है और उसमें साफ तौर पर इलेक्शन कमीशन ने ये लिखा है कि जो पोलिंग बूथ होंगे वो बड़े हॉल होंगे। यानी जिस तरीके से हम देखते हैं कि जब सामान्य दिनों में चुनाव होते हैं तो स्कूल के कमरे होते हैं, छोटे छोटे कमरे होते हैं जहां 4-5 मतदान कर्मी बैठे रहते हैं और आपको एक एक मतदान कर्मी के पास जाकर वो तमाम जो फॉर्मेलिटीज़ हैं वो पूरी करनी पड़ती है, साइन करना पड़ता है, उसके बाद आपको स्याही लगानी पड़ती है और उसके बाद फिर आपको जो है पोलिंग बूथ जो जहाँ पर ईवीएम मशीन रखी रहती है वहाँ जाकर आपको बटन दबाना पड़ता है। ये मतदान की सामान्य दिनों की प्रक्रिया है। लेकिन ये कर्मचारी भी बहुत सोशल डिस्टेंसिंग के साथ बैठेंगे। मतदाता जो है जब वो पोलिंग बूथ पर जाएगा उससे पहले उसकी थर्मल स्कैनिंग होगी और थर्मल स्कैनिंग के साथ ही उसके हाथों को साफ किया जाएगा, सैनिटाइज किया जाएगा। इसीलिए इलेक्शन कमीशन ने जो अपनी गाइडलाइन है उसमें साफ तौर पर जिक्र किया है कि बड़ी संख्या में सैनिटाइजर्स और मास्क जो है वो उसका इंतज़ाम किया जाए ताकि पोलिंग बूथ पर आने वाले मतदाता जिनके पास मास्क नहीं है उनको प्रोवाइड किया जाए। सैनिटाइज़र की भी पर्याप्त व्यवस्था हो। इसके बाद बारी आती है काउंटिंग की। काउंटिंग में ये निर्देश दिए गए हैं कि बड़े हॉल, बहुत बड़े हॉल, ताकि वहाँ पर ईवीएम मशीनों को, जो भी जितनी भी पोलिंग बूथ की मशीनें हैं वहाँ पर बहुत सोशल डिस्टेंसिंग के साथ रखा जाए। बहुत बड़े हॉलों का इंतज़ाम करना है। जो पोलिंग बूथ के कर्मचारी है जो मतदान केंद्र पर पहुंचेंगे, गाड़ियों से पहुंचेंगे। अभी हमने देखा, हमने इतने सारे इलेक्शन देखे हैं कि बसों में भरकर ले जाया जाता है मतदान कर्मियों को। तो एक बस में करीब 150 मतदान कर्मी बैठते हैं और फिर वो पोलिंग बूथ तक पहुंचती है ज़िला मुख्यालय से। लेकिन ऐसा नहीं होगा, बहुत सारी गाड़ियों का इंतज़ाम करना होगा प्रशासन को। ये भी साफ तौर पर इसमें लिखा है कि पर्याप्त गाड़ियों की व्यवस्था हो ताकि सोशल डिस्टेंसिंग और तमाम सारे नियमों के तहत पोलिंग कर्मचारी वहां अपने मतदान केंद्रों तक पहुंच सके। तो एक जो पूरी प्रोसेस है उसमें बहुत बड़ा बदलाव हमें देखने को मिलेगा। और बिल्कुल सही कहा शरद जी ने, आज़ाद भारत का ये पहला ऐसा चुनाव होगा जो बहुत अलग अंदाज में देखने को मिलेगा। और बिहार के साथ मध्य प्रदेश के उपचुनाव होंगे, ये बिल्कुल तय हो गया है। 45 दिन पहले आचार संहिता लागू होती है यदि कोई डेट इलेक्शन कमीशन फिक्स कर रहा है। और जैसे 30 सितंबर शरद जी ने जिक्र किया, तो इसके बाद समझ लीजिए आप उसके 45 दिन बाद वोटिंग होगी। ये नियम है और आचार संहिता उसी दिन से यदि लागू होती है तो फिर उसके आप समझ लीजिए कि अक्टूबर में मध्य प्रदेश में चुनाव संभावित हो सकते हैं। सोहेल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए और तमाम उन नियमों पर भी हमारी नज़र डालने के लिए जो कि मतदान कर्मियों से जुड़े हैं। अब तक जो मोटे मोटे तौर पर खबर में बात की वो यही कि किस तरह से नामांकन जमा होंगे, ऑनलाइन नामांकन जमा करना होगा, ऑनलाइन आपको अपनी ज़मानत राशि भरनी होगी, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा, आपको चुनाव प्रचार के दौरान मास्क लगाना ज़रूरी होगा। उम्मीदवार सहित कुल 5 लोग ही प्रचार के लिए डोर टू डोर निकल सकेंगे। लेकिन इसके अलावा एक बड़ी चुनौती निर्वाचन आयोग के लिए ये होती है कि उन तमाम व्यवस्थाओं को जुटाना जहां पर आप वोट डालने जाते हैं, मतदान स्थलों का निर्माण करना, उन्हें बनाना और इस बार सोशल डिस्टेंसिंग के साथ बनाना। और जैसा कि विजय जी जिक्र कर रहे थे कि इससे पहले छोटे इलाकों में, दूर दराज के इलाकों में छोटे छोटे स्कूल, प्राथमिक शालाओं के कमरे, मतदान कक्ष बना दिए जाते हैं जहां 4-4, 5-5 मतदान कर्मी बैठे होते हैं। लेकिन इस बार स्पष्ट तौर पे कहा गया है कि बड़े कमरों का इस्तेमाल करना होगा, बड़े से अर्थात बेहद बड़े कमरों का इस्तेमाल करना होगा। और जहां पर इलेक्शन के बाद तमाम ईवीएम रखी जाएंगी और वोटों की गिनती होगा, उसके लिए बहुत बड़े हॉल का इंतज़ाम करना होगा ताकि सब लोग सुरक्षित दूरी पर बैठ सकें और कम से कम
ये चुनाव बेहद शांतिपूर्वक और बिना किसी को नुकसान पहुंचाए निकाले जा सकें। बहरहाल चुनौतियां भी और हैं, तारीख का इंतजार करना होगा। 20 सितंबर कयास लगाए जा रहे हैं, जिस दिन निर्वाचन आयोग देश में कई राज्यों में होने वाले चुनाव और उपचुनाव को लेकर तारीखों का ऐलान कर सकता है। और अगर 20 सितंबर को तारीखों का ऐलान होता है तो उसके अगले 45 दिन के भीतर तमाम जगहों पर आपको इलेक्शन देखने को मिलेंगे।